ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे फायर क्लेम अकाउंट्स में। फायर क्लेम अकाउंट्स में सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन 5, इसमें मैंने स्टार्टिंग वाला पोर्शन पूरा समझा दिया था। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 हमारा बाकी था। एडजस्टमेंट 4 और 5 ये इतना मैंने समझा दिया था। पहले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, ये दूसरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया था। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर्मेट बनाया था मैंने, ठीक है। चलो अब जो लास्ट के 2 पॉइंट है एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 वो समझाना शुरू करता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/2019 टू 20 मई 19। बस आगे नहीं पढ़ते, पहले ही हम डेज काउंट करते हैं कि 1/1/19 से 20 मई 19 तक कितने डेज होते हैं। और आपको मालूम है जो फायर वाला साल है, फायर वाली डेट है वो 2019 है, ये रेट ऑफ फायर है 22/10/19। तो ये जो भी एडजस्टमेंट दी हुई है 4 वो 2019 की दी हुई है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं पूरा। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/19 to 20 May 19, the clerk Shri Sudhir Nayak had misappropriated, मतलब चोरी कर लेना, cash sales of ₹20 every. So these were not recorded in the books of accounts. ये सुधीर नायक हमारा कोई अकाउंटेंट है या मैनेजर है या क्लर्क है, इसने चोरी किया 20 रुपए कैश सेल एवरी वीक और 2019 में 1/1/19 से 20 मई 19 तक। तो पहली बात तो 2019 जो है ये हमारा फायर वाला साल है। तो मैं धीरे धीरे समझाता हूँ कि पिक्चर में हुआ क्या। 1/1/19 से 20 मई 19। अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स में जाऊंगा। सेकंड ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके बाद यहाँ पे सेकंड ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे मैं लिखूंगा वर्किंग नोट्स और मैं ये डेज काउंट करूंगा कितने डेज हुए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम 1/1/19 to 20 May 19, from 1/1/19 to 20 May 19। पहले मेरे को ये डेज काउंट करने कि कितने डेज होते हैं। अब 1/1/19 मतलब ये जनवरी हुआ, जनवरी 2019। अब जनवरी 2019 में होते हैं 31 डेज। फिर फरवरी 2019, फरवरी 2019 में होते हैं 28 डेज, 28 दिन। फिर मार्च 2019, मार्च 2019 में मार्च 2019 में होते हैं 31 डेज। फिर आता है अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 में होते हैं 30 डेज। फिर आता है मई, मई 2019। अब मई 2019 में होते हैं 31 डेज हैं, पर हमको सारे के सारे 31 डेज काउंट कंसिडर नहीं करने, क्योंकि चोरी जो हमारे क्लर्क ने चोरी की है वो 20 मई तक ही की है। तो हमको मई के सारे 31 डेज नहीं चाहिए, हमको मई के स्टार्टिंग वाले 20 दिन चाहिए 20 मई तक। तो 1 जनवरी से लेकर 20 मई तक कितने दिन होते हैं? जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के स्टार्टिंग वाले 20 डेज। इन सबका हम टोटल कर देंगे ना, इक्वल टू सम, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो 140 डेज आएगा। 140 डेज मतलब जो हमारा क्लर्क है उसे 140 डेज तक चोरी किया। अब डिवाइडेड बाय 7 डेज, 140 डेज डिवाइडेड बाय 7 डेज पर वीक। तो अगर आप 140 को डिवाइडेड बाय 7 डेज पर वीक कर दोगे तो ये आएगा 20 वीक्स। मतलब हमारे क्लर्क ने 20 हफ्तों तक, 20 वीक्स तक चोरी किया, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20 रुपीज पर वीक, तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा ना कितने वीक्स हुए। तो 1/1/19 से 20 मई 19 तक 140 डेज होते हैं। 140 डेज डिवाइडेड बाय 7, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 140 डेज डिवाइडेड बाय 7 तो ये 20 वीक्स हुआ। अब इस 20 वीक्स को हम मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज की सेल पर वीक, पर वीक हमारी 20 रुपीज की सेल हुई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये सेल होती है 400 रुपए की। अब ये 400 रुपए की सेल, कैश सेल इज मिसअप्रोप्रिएटेड। मिसअप्रोप्रिएट मतलब चोरी किया हमारे क्लर्क ने। दिस कैश सेल इज मिसअप्रोप्रिएटेड, कितना उसने चोरी किया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी हमारे क्लर्क ने 400 रुपए की कैश सेल चोरी की होगी
तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये अनरिकॉर्डेड होगा कैश सेल। ये अनरिकॉर्डेड क्यों होगा, दिमाग लगाओ। कोई भी चोर रिकॉर्ड करके चोरी नहीं करेगा कि 400 रुपए की सेल हुई थी, ये मैं एंट्री कर रहा हूं लेकिन मैं ये चोरी कर रहा हूं। तो दिमाग लगाओ, कोई भी चोर जब चोरी करेगा, कोई अकाउंटेंट जब चोरी करेगा तो अकाउंट्स में लिखेगा नहीं कि ये सेल हुई थी लेकिन मैं चोरी कर रहा हूं, नहीं, ये अनरिकॉर्डेड है। ये 400 रुपए की कैश सेल अनरिकॉर्डेड है। कौन से साल में, 2019 में। मैं 2019 के ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ पे आप हेडिंग में देख सकते हो 2019 लिखा हुआ है। 2019 के ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे 400 रुपए जो कैश सेल चोरी हो गया लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है, वो मैं ऐड कर दूंगा, कैश सेल्स अनरिकॉर्डेड। ये सेल हुआ था हमारा लेकिन ये पैसा हमारे क्लर्क ने चोरी कर लिया था, इसलिए रिकॉर्डेड नहीं था। रिकॉर्डेड नहीं था, मैंने रिकॉर्ड किया, तो 49,600 और 40,000, ये 50,000 को हम लोग बोलते हैं नेट सेल। ये 50,000 को क्या बोलते हैं, नेट सेल। नेट सेल मतलब सेल के अंदर सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आउटर कॉलम में आता है उसको हम नेट सेल बोलते हैं। आगे फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्थ एडजस्टमेंट, ये भी थोड़ा हार्ड है। There was practice in the firm to value stock at cost less 10%. फिर से, there was practice in the firm to value stock at cost less 10%. मतलब ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 और 18,000, ये जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है इसमें से 10% ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। मतलब ये जो 9,000 है ये 90% है, तो हम लिखेंगे 90% इक्वल टू 9,000, तो 100% इक्वल टू कितना, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था 9,000, इसमें से 10% माइनस किया हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिफ्थ एडजस्टमेंट, देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द फर्म टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। मतलब जितनी भी हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसमें से 10% लॉस माइनस किया हुआ है, कॉस्ट प्राइस में से 10% माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो इस 9,000 में से 10% माइनस किया हुआ है, तो 90% इक्वल टू 9,000, तो 100% इक्वल टू कितना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9,000, 100 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया एट कॉस्ट 10,000, ठीक है। फिर से बताऊं, ये 9,000 जो है 90% है, इसमें 10% माइनस किया हुआ है, तो 90% इक्वल टू 9,000, तो 100% इक्वल टू कितना, ये 10,000 आएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 18,000, इसमें भी सेम यही मेथड होगा कि ये जो 18,000 है ये 90% है, तो 90% इक्वल टू 18,000, तो 100% इक्वल टू कितना, 90% इक्वल टू 18,000, तो 100% इक्वल टू कितना, आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 18,000 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आएगा 20,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 20,000। डन, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब पहले साल में कोई भी दूसरी एडजस्टमेंट्स नहीं थी, पहले साल में बस इतना ही था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल। जो भी एडजस्टमेंट्स थी सारी वो सब सेकंड ईयर में थी। ये खास करके 3 GGOTS वाली तीनों हमने परचेज में माइनस किया। फिर ये कैश सेल में अप्रोप्रिएट वाली 400 रुपए का कैश सेल अनरिकॉर्डेड है। ये जो भी सारी एडजस्टमेंट थी वो सेकंड ईयर में थी 2019 में, फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। अब मैं तीनों अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पहले साल का, ट्रेडिंग अकाउंट दूसरे साल का और स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इन तीनों को बैलेंस करके बताता हूँ कि कैसे बैलेंसिंग होती है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। अब जो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट है फर्स्ट ईयर का, पहले इसको टैली करेंगे। तो सबसे पहले ये 55,000 जो इनर कॉलम में है, इस 55,000 को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर ये जो सेल 60,000 इनर कॉलम में है, इस 60,000 सेल को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करते हैं। फर्स्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल टू सम, क्रेडिट साइड पे है 60,000 और 20,000, तो 60 और 20 हुआ 80,000। क्रेडिट साइड का टोटल 60 और 20 80,000। अब 80,000 क्रेडिट का टोटल है। अब डेबिट का टोटल, डेबिट में है हमारा टोटल 65,000,
तो डिफरेंस 80 माइनस 65, तो डिफरेंस आएगा 15,000। ये जो 15,000 डिफरेंस आया डेबिट साइड पे, इसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने फाइंड आउट किया, डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट, 15,000 डिफरेंस आया। अब मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया था, मैं फिर से बता दूं, पहले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में से, पहले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में थे, जब हम दूसरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो दो चीजें काम आती है। ये मैंने थियरी वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया है। एक, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट ईयर 20,000 बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेकंड ईयर 20,000। मतलब पहले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है 20,000, वो दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है 20,000। तो एक ये चीज काम आती है टू ओपनिंग स्टॉक। मैं यहाँ पे रूल्स भी लिख के देता हूँ, ये रूल्स थियरी में भी मैंने लिखा है, पर फिर से एक बार मैं लिख के देता हूँ रूल्स। फर्स्ट, द क्लोजिंग स्टॉक of first year becomes the opening stock of next year, मतलब second year। पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक। तो पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 20,000, ये रहा 20,000, इसको मैंने सेकंड ईयर में लिख दिया एज ओपनिंग स्टॉक 20,000। और पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द gross profit ratio of first year remains same in next year। पहले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा वो भी सेकंड ईयर में सेम ही रहेगा। तो हम पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट ईयर का हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। इसमें कौन सी अमाउंट्स लिखेंगे? फर्स्ट ईयर वाली। फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का नेट सेल लिखेंगे, फर्स्ट ईयर वाली अमाउंट्स लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा ये वाला 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल फर्स्ट ईयर का ये है 60,000। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60,000। तो फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा हमारा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60,000। ये फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ये आएगा इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60,000। तो ये आया 25%। अब ये जो 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया फर्स्ट ईयर का, यही 25% हम लोग सेकंड ईयर में अप्लाई करेंगे। सेकंड ईयर की जितनी नेट सेल होगी उस पे हम लोग 25% ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, पहले साल में थे 25% निकाला, पहले साल के अमाउंट्स में थे। अब सेकंड ईयर की नेट सेल है हमारी ये वाली 50,000। इस 50,000 पे, ये वाले 50,000 पे जो आउटर कॉलम में है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद इसमें हम 25% ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 25% ऑन नेट सेल्स। तो नेट सेल्स है हमारा दूसरे साल का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, तो ये आएगा 12,500। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, ये होता है 12,500। अब मैं सेकंड ईयर को टैली करूंगा। तो पहले साल की दो बातें सेकंड ईयर में काम आई। पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक 20,000, दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया। और पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 25%, वो दूसरे साल में हमने अप्लाई किए 25%, सेल का 25%। अभी सेकंड ईयर को टैली करेंगे। तो पहले हम लोग इस परचेज का आउटर कॉलम लिखते हैं कि परचेज में कितना आएगा आउटर कॉलम। तो 34,827 माइनस 1,000 माइनस 500 माइनस 627, 34,827 माइनस 1,000 माइनस 500 माइनस 627। तो आउटर कॉलम में 32,700। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 20,000, 20,000। नेट परचेज 32,700 आ गया। नेट सेल 50,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट 12,500 आया ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो हमारा डिफरेंस होगा डेबिट के टोटल में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे। अब हम लोग डेबिट के टोटल में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे। तो डेबिट का टोटल है, डेबिट में तीन अमाउंट है, एक 20,000, एक 32,700,
और एक 12,500, तो इन तीन का टोटल है 65200। अब डेबिट का टोटल 65200, क्रेडिट का टोटल 50,000, तो ऑब्वियसली 65200 में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 15,200 रुपए। ये 15,200 रुपए जो आया, ये 15,200 रुपए जो डिफरेंस आया, ये है हमारा क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक है जिस दिन फायर हुआ, ऑन डेट ऑफ फायर। ये जो क्लोथिंग स्टॉक आया ऑन डेट ऑफ फायर 15,200, इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में लेके जाएंगे। 15,200 को, इस 15,200 को क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 15,200, इसको हम लोग लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में 15,200 को। यहाँ पे तो 15,200 रुपए 15,200 हमारा क्लोथिंग स्टॉक आया ऑन डेट ऑफ फायर। इस क्वेश्चन में कोई एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करना है, तो क्लोथिंग स्टॉक माइनस गुड सेव्ड 3,200 माइनस हो जाएगा, प्लस फायर एक्सपेंसेस 1,000 प्लस हो जाएगा। अब 15,200 में 3,200 गुड सेव्ड माइनस हो जाएगा और 1,000 प्लस हो जाएगा। पहले ओरली कर लेते हैं। 15,200 माइनस 3,200, ये आएगा 12,000। 12,000 में 1,000 प्लस करो, ये आएगा 13,000। 13,000 हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम, और ये राइट है, मैंने आंसर चेक कर लिया, 13,000 राइट अमाउंट ऑफ क्लेम। बस यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना देखने में लेंथी है, बट जब आप लोग एक बार खुद ही सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। ये देखो आंसर, टेक्स्ट बुक का आंसर, अमाउंट ऑफ क्लेम 13,000 राइट। ये क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा मेन आंसर, ये पहले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, ये रूल्स, ये दूसरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट, ये वर्किंग नोट्स लिखना जरूरी है, ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना जरूरी है। ये फाइनल आंसर 13,000। ठीक है, लिखना शुरू करो, लिखते रहो बेटा।